टेस्टिमनी दे रहे हैं, ये है वो है, तो उस हकीकत को जानना चाहिए। विद्यार्थी की देखिए, जब ये प्रेसिडेंट थे उस समय भले समय दिए हो, वो भी मजबूरी में, लेकिन जब नहीं थे तो इनकी भी एक ऐसी पोस्ट जिम्मेदारी थी कि वहां से निकालना काम से, यह हकीकत। तो इसलिए वो किसी के बारे में, मैं सबको बोलता हूं कि हम लोग की उम्र ऐसी होगी, किसी के बारे में कुछ भी कहने सुनने पहले उसकी व्यस्तताओं को जरूर समझें और तब कोई आकलन करिए कौन क्या है कौन क्या नहीं है। चलिए, ये तो जनरल बात होगी। अब मैं आता हूं जो जनरल जयंती में आते हैं लोग, तो एक जो परंपरा है उनके बारे में, कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या किया, क्या नहीं किया, ये उल्लेख होता है, कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तो एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान दिए होंगे, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, खास करके कायस्थ बिरादरी किसी भी क्षेत्र में हो, सुभाष चंद्र बोस हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, साहित्य के क्षेत्र में हुए बच्चन जी हुए, अभी नीरज जी, तो जितने भी लोग हुए हैं, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, आपको फक्र करना चाहिए इस बात का कि वो किसी की सिफारिश से कुछ नहीं पाया। अगर उन्होंने उस पद पर अपने आप को बैठाया तो उनकी योग्यता ने बैठाया। और योग्यता केवल यही नहीं होती है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, कितने विषय में मैंने डिग्री हासिल कर ली, कितने विषय में मैंने पीएचडी कर ली, ये योग्यता का पैमाना नहीं चलता। जब सामाजिक क्षेत्र में आते योग्यता का पैमाना होता है कि आप का जो मूल सिद्धांत, मूल कैरेक्टर किसको लेकर चलते हैं आप, और वही आपका सफलीभूत होता है। जिस चरित्र को आप जीते हैं, लाख व्यवधान आए, लाख हवाएं आए, लाख तूफान आए, हम अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे। आज समाज में हम लोग जरूर ये बात करते हैं, बैठते हैं कि हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं राजनीति के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े रहेंगे, इसको आप अन्यथा मत कीजिए। और समय का बदलाव आता है और उसको फिर कोई रोक नहीं पाता है, कभी कोई रोक नहीं पाता। समय का बदलाव आएगा, आप यही ईमानदारी, आप यही सादगी, आप यही जो एक आप ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, देश प्रेमी होकर जो काम करते हैं, जो मैं ये एक दिन आपको उच्चता के स्तर पर राजनीति में भी बैठाएगा। वर्तमान की राजनीति की तुलना मत करिए। वर्तमान की राजनीति क्या है? राजनीति तो अपराधीकरण हो गया। अब राजनीति सेवा का क्षेत्र नहीं रह गया। कई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग कर गए, तो ऐसा आज कौन है कि एक तो रेल एक्सीडेंट कर दिया, भाई मैं रेल मंत्री नहीं रहूंगा? किसी की है हिम्मत कहने की? नहीं। ऐसे आपके ऐसे लोग फिर आएंगे और ये लोग किसी की सिफारिश से नहीं गए। आज पूरी तरह अपराधीकरण है, जितने भू माफिया हैं, जितने ड्रग माफिया हैं, शिक्षा माफिया, जितने भी माफिया सब जहां जहां जुड़ सकता है, वो सारे आपके राजनीति में घुसे। आप कहां मुझे बताएंगे? और मैं फिर कहता हूं कि अपने पर फक्र महसूस करना चाहिए कि आपने अपनी योग्यता, आपका जो मूल कैरेक्टर है, प्रेम भावना, सबसे मिलजुल के रहना, सबका आदर करना, सादगी से रहना, कोई दिखावा नहीं करना, गुंडागर्दी नहीं करना, असामाजिक कार्य नहीं करना, ये जो आप अपना संजो के रखते हैं, ये आपकी खातिर, इसको कोई ले नहीं सकता। हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण होते हैं कि छोटी छोटी चीजों को देखें, ये नहीं है वो नहीं। आप देखिए अपने लोगों में ही जो लोग आजकल बड़ा राजनीति का हिलोला देखते हैं, एक करने कुछ हम क्या है उनके पीछे? उनका कोई मंशा नहीं है कि आपकी सेवा करें, उनका मंशा सिर्फ ये है कि हम हाईलाइट या मुझे नुकसान है। इसके अलावा उन्हें खूब मालूम है कि इसके अलावा मेरा कुछ नहीं बना।
राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से ये प्रोफेशन है, एकदम प्रोफेशन है। मैं एक डॉक्टर का सोचता हूँ, उसका लगा डॉक्टर में नर्सिंग होम का चल रहा है। राजनीति में बाप के बदले हैं तो बेटा मिलते हैं, बेटे का बेटा मिलते हैं, एक घर में 10-10 लोग हैं, जितने लोग हैं सभी कहीं न कहीं बैठे हैं। तो आपको किसी को भी इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। बाकी देखिए, हमें प्रेरणा नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि सारे झंझावातों के बावजूद भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, कभी इन्होंने अपने मूल कैरेक्टर से कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। और इसीलिए आज पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष होते हुए भी संविधान दिवस में किसी पोस्टर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहीं नाम नहीं आता, कहीं फोटो नहीं आता। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कद छोटा हो जाएगा उससे? क्या कद छोटा हो गया? कोई ये उनकी सोच छोटी है जो इस चीज को सोचते हैं। इनका फोटो ले देंगे कहीं ये भी जाएगा। क्या पूरा राजनीति का जो व्यवसाय है, ये पूरा का पूरा एक नंबर गेम है। उनको जहां से नंबर मिलेगा वो तो आगे बढ़ेंगे। अब हम निषाद राज देख लीजिए, निषाद राज में कितने जगह पे जाके निषाद राज का फोटो रख के लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, बुद्ध जी का फोटो रख के शादी ब्याह कर लेते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको आपको बिल्कुल हमारा जो मूल कैरेक्टर, सादगी, सदाचार, व्यवहार, उचित आचरण, ये सब चीजों को आप कभी न छोड़ें, आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। आज भी समाज में आप अगर केवल इन चीजों को छोड़ दीजिए कि आप माफियागिरी नहीं करते, किसी के जमीन नहीं कब्जा करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं, कहीं मारपीट नहीं करते हैं, दबंगई नहीं करते हैं, इसको किनारे कर दिए। आज भी आप हर सोसाइटी में जहां भी ये सब लोग जानते हैं कि भाई ये पढ़ी लिखी शिक्षा वाली कौम है, ये लड़ती नहीं है, लेकिन हाँ जब कलम चलाती है तो पीछे नहीं है। हमें अपनी ताकत को बचाना चाहिए, इनके गुणों को हम लोग अपनाएं। देखिए मैं व्हाट्सएप आता रहता, देखिए सभी लोग पास व्हाट्सएप आता, सवेरे अगर व्हाट्सएप खोल लिया तो वो उतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि व्हाट्सएप में पूरे महीने में जो आपको विचार अच्छा लगे उस विचार को का लीजिए, आपका जीवन बन जाए। तो हम करते क्या, हम दूसरे को तो सुना देते हैं, पढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं, अमल नहीं करते। इन लोगों ने अमल किया, आज ये क्यों पूछे? इन लोगों ने उन चीजों का अमल किया, अमल करके ऐसे नहीं पूछे। तो हर चीज के पीछे मनुष्य को अपने मूल कैरेक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी जमाने में देख लीजिए आप, जब कभी कायस्थ लोगों के राज्य हुआ करते थे, उस टाइम से लेके आज तक देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप उपेक्षित रहे। उपेक्षित इस मामले न सोचिए कि हमको टिकट नहीं मिला, मैं विधायक नहीं बन पाया। आज भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आप लोग बैठे हुए हैं, हम आप जानते नहीं है वो कर पाए। और जो आज भी बैठे हुए हैं वो अपनी योग्यता, अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी, अपने व्यवहार, अपने गुण, अपने कर्तव्य के वजह से वहां बैठे हुए हैं, ना कि किसी की सिफारिश से करेंगे। इसलिए हमें इसका बिल्कुल बुला नहीं। राजेंद्र प्रसाद की कोई जयंती मनाए चाहे नहीं मनाए, हम तो मनाएंगे, मैं तो जानता हूं ये कैरेक्टर को, ये गुणों मुझे। और देखिए जनरली हम भी देखिए थोड़ा किताब का पढ़ते रहते हैं, तो मैं एक बार एक किताब पढ़ा था, उसमें क्या था, गीता पर एक टिप्पणी है कि हम लोगों का जो इस समय की परंपरा क्या बन गई है कि जिसकी भी जयंती मनानी है, जिसको भी मानना, जिसको पूजा करना, वो मूर्ति बैठा दिया, फोटो रख दिया, वहां फूल चढ़ा दिया, अच्छा चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, पूजा किसी का। आप जितने देवी देवता जिसको मानते हैं
क्या करते हैं? यही करते हैं ना। घर के अंदर क्या करते हैं? हम आप यही करते हैं, चाहे राम परिवार हो, चाहे राम दरबार हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी विष्णु हो, सबका हम लोग रख करके वहां पर अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं। या चारों धाम करने जाते हैं, ये धाम वो धाम बद्री धाम केदार धाम, ये वहां जाते हैं। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश किया कि उस वो स्थान पर जाते वो स्थान प्रसिद्ध क्यों हुआ? अगर बद्रीनाथ धाम प्रसिद्ध हुआ तो क्यों हुआ? केदारनाथ धाम प्रसिद्ध हुआ तो क्यों हुआ? या कोई भी धाम, उसकी प्रसिद्धि का कारण है, ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि वो क्यों वो स्थान को प्रसिद्ध माना जाता है, किसने वहां तपस्या की, और जो तपस्या किया वो किस स्तर पर पहुंचे, और उस स्तर पर पहुंचने का साधन क्या बताया उन्होंने। अगर महापुरुषों द्वारा साधन नहीं बताया गया, चाहे कोई भी धाम चले जाइए, कोई तीर्थ चले जाइए, किसी मंदिर चले जाइए, किसी मस्जिद, किसी गिरजा, कहीं चले जाइए, अगर महापुरुष बनने का वहां पे उपदेश आपको नहीं मिलता, वो विचार नहीं मिलते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा। अगर विचार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जितने भी बनाए गए, जिनकी इनकी उपयोगिता है, उपयोगिता क्यों कि अगर हम किसी को बताने जाएंगे, घर घर बताने के बजाय ये इसीलिए बनाया गया कि ये एक उपदेशक केंद्र है। यहाँ लोग आएंगे, एक जगह हम उपदेश देंगे, एक जगह हम बताएंगे किसी चीज के बारे में, तो वहां ज्यादा लोग जानेंगे। एक साथ एक समय में बहुत सारे लोग आएंगे, घर घर जाके बता पाना बड़ा मुश्किल। ये जो मंदिर वगैरह की जो स्थापना हुई, जो ये व्यवस्था बनाई गई इन चीजों को, इसी पर बनाई गई कि भाई एक जगह यहाँ आइए, हम बताएंगे ये स्थान क्यों प्रसिद्ध हुआ, हम बताएंगे यहाँ कौन आदमी आगे पूजा किया, कौन उस स्तर तक पहुंचा, पूजा करके क्या रास्ता था, किस रास्ते पहुंचा, वो बताएंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम उस रास्ते को अपनाएं, जिस रास्ते को अपना के लोग आगे बढ़ गए, जो उस स्तर पर पहुंच गया उसको। तो हमें भी उन रास्तों को अपनाना चाहिए जहां लाल बहादुर शास्त्री, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष ये लोग पहुंचे, किन रास्ते से होके पहुंचे, क्या रास्ता अपनाया है, मार्केट भाई। उस समय भी गरम दल तो थे, कांग्रेस के जमाने में जब गुलामी के समय में, उस समय भी थे भगत सिंह वगैरह या चंद्रशेखर आजाद, जो लोग गरम दल के थे, लोग नरम दल के थे, तब भी। तो अपना अपना एक जो मूल कैरेक्टर न छोड़ी, और जो इनकी मूल कैरेक्टर की जो भावना है उसको पहचानिए, उसको अपने में संजो के रखिए, उसको अपने आने वाली पीढ़ी को बताइए। और ये सत्य है कि आजकल अपने बच्चों को या अपने ग्रैंडसन को, किसी को हम लोग कहानियां वही बताते हैं जो हमारे पूर्वजों की, कभी नहीं, कोई नहीं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, बाबा बाबा ब्लैक से टीवी खोल दिया, देख रहा बच्चा, पैदा हुआ तब से लेके, और उसके बाद बहू टीवी खोल के दे दिया। तो जो चीज हमें बतानी चाहिए, जिस चीज को बचपन से बच्चे के अंदर हमें सिखाना चाहिए, उस बच्चे को, उसे हम बहुत लोग करें। तो हम कहते हैं कि हम जब भी जानो तभी सकेगा। आज अगर मेरी नींद पूरी है तो मैं आज से, अगर मेरे अपने ग्रैंडसन है, अपने बच्चे हैं, अपने बेटे के बच्चे हैं, जो जहां भी है, तो ये जरूर कहें कि अरे भाई ये भी कभी बताया, ये भी कभी बताओ। और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं, प्रेम का कोई मूल्य नहीं। जब प्रेम से आदमी हटता है उसको लोग भूल जाते हैं। कान्हा जी, कृष्ण जी जब तक वृंदावन में थे, जब तक वृंदावन में थे, प्रेम में थे, लोगों का और उनका जो आपस का प्रेम था वो अपनी चरम सीमा, चरम पे था। और कान्हा जी जब द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश कान्हा,
तो द्वारिकाधीश कहलाए तो वहां क्या हुआ? वहां पूछे क्या हुआ? महाभारत हुआ। एक बार विचरण करते हुए कान्हा जी और कृष्ण जी आमने सामने आ गए, तो राधा जी ने कहा कि कहिए द्वारिकाधीश कैसे हैं आप? तो कान्हा को बड़ा अजीब लगा कि राधा जो मेरी सबसे ज्यादा मैं जिसको प्रेम करता हूं और जो मुझको सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वह कह रही है कि द्वारिकाधीश के आंसर द्वारकाधीश को। बड़ा अटपटा लगा। तो उन्होंने पूछा भाई आप द्वारिकाधीश? और मैं तो आपके प्रेम में कभी कभी जब आपकी याद आती थी तो इतना मैं बेहोश हो जाता था कि मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। और राधा जी ने कहा कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे से अलग थे ही नहीं कि मैं रोता रो आपने तो रो दिया। मैंने कभी आपको भुलाया ही नहीं, जब भुलाया नहीं तो रोने का सवाल आ गया। भाई भुलाता है वो नहीं याद करता, मैं तो आपको भूल ही नहीं। अंदाज तो मेरे नैनों में बसे हुए हैं। अगर मैं रोती तो मुझे डर था कि आंसू के साथ आप ही ने बाहर निकल जाए। तो ये प्रेम था, ये प्रेम था। हम राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं भूले, प्रेम में जकड़ के रखिए उस सादगी को, उस सच्चाई को, उस ईमानदारी को। कहां से आ जाता है वही प्रेम से जब अलग हुआ द्वारकाधीश, जब अलग हुए तो क्या किया? आप लोग देखो, मैं तो बिल्कुल सुनता हूँ चीजों को, तो मुझे याद आया नहीं बता रहा हूँ। कहानी सब सुन चुके हैं आप लोग। इनके गांव जीगादेवी का पुराना नाम स्टेशन जो था, जो अब वर्तमान जीगादेवी है, उसका नाम बहुत पहले घंटा पोखर था। आप ये प्रधान जी से गुजारिश करेंगे कि 2 शब्द आप ही वही बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी, जैसा कि बातें सभी लोग इनके बारे में, जल स्थिति के बारे में, कार्यशैली के बारे में वर्णन किया। विकास कुल के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। कायस्थ समुदाय में कायस्थ जातियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत का विषय है, और गोरखपुर में रहने के नाते ऐसे इनका जन्म जीरादेई स्टेशन जो वर्तमान में है उससे मात्र 2 किलोमीटर पर जीरादेई एक छोटा सा गांव। जीरादेई स्टेशन वाकई जीरादेई नहीं है, उसके नाम पर यह देश में बहुत बड़ा सम्मान दिया है जिन्होंने कि उनके गांव के नाम पर स्टेशन का नाम रखा है। और वहां से मात्र 2 किलोमीटर पर उनका घर है जहाँ का जन्म हुआ था। सबसे सौभाग्यशाली हम लोग गोरखपुर वाले भी हैं कि उनके पूर्वज यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर दूर बस्ती के पास है, वहाँ गांव एक, वहाँ पूर्वज उनके रहते थे। यह उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बिहार के लिए तो गौरव की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है, गोरखपुर वासियों के लिए भी बात है। उस परिधि के आसपास हम लोग भी रहते हैं और यहाँ से उनके पूर्वज वहाँ गए और वह सिवान जिले के, पहले सारण जिला था, अब सिवान जिला हो गया बिहार का। और वहाँ जीरादेई गांव में पूर्वज है जमींदार परिवार, जैसा कि मुझे किसी ने बताया, जमींदार परिवार के तो थे। और सादगी की प्रतिमूर्ति थे उनका, जैसे महात्मा गांधी से। और मेरा भी सौभाग्य है कि उनके गांव से मात्र नजदीक ही सिवान है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरा भी गांव वहाँ है। चंपारण है जहाँ महात्मा गांधी से मिले। चंपारण भी हमारी कर्मभूमि रही है, पढ़ाई लिखाई चंपारण में ही हुई है। वहाँ भी उनके द्वारा जो समय व्यतीत किया गया, चाहे रहे चाहे कोई इतिहास है, वहाँ भी समय समय पर उनके प्रति
कार्य किया जाता है। जैसे 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1963 उस समय वह पटना के सदाकत आश्रम चले गए थे। वहीं पर राष्ट्रपति से जब राष्ट्रपति से जाने के बाद वह पटना वो अपने गृह राज्य कहिए उनका, और सदाकत आश्रम में भी जाकर मैंने देखा है, वहां भी उनका जो सामान अभी भी सुरक्षित है, जो उपयोग करते थे उनके, तो यह हम सबों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और दूसरे हम लोग चित्रांश समिति शिवपुर के लिए भी गौरव की बात है कि अभी जो चित्रांश समिति पूजा में जो मुख्य अतिथि आए थे उनके लड़के के नाती राजेंद्र बाबू के लड़का मृत्युंजय प्रसाद श्रीवास्तव और उनके नाती हैं और पत्र के रूप में, तो हम राजेंद्र बाबू के समय लोग, लेकिन उनका एक अंश हमारे इस चित्र पूजोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने स्वागत किया। यह हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात। और राजेंद्र बाबू का परिवार भारत में जो हुआ, पिता महादेव के रूप में महादेव गांधी था और माता कमलेश्वरी, यानी महादेव जो सबसे बड़े माने जाते हैं और कमलेश्वरी माने लक्ष्मी का रूप दिया गया है। दोनों के संयोग से इस देश में राजेंद्र का जन्म हुआ, जो कि हमारे देश के लिए एक विदेशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। और उनका अंश आज भी डॉक्टर की जो है जो आए थे, हम लोग चीफ गेस्ट आए थे, वह 32 वर्षों तक विदेश में रहे हैं और विदेश में इतना मेडिकल में रिसर्च हुआ है, किताबें लिखी गई, तो कहीं ना कहीं इनकी विद्वता जो है, एग्जामिनिंग बेटर देन एग्जामिनर का उनके परिवार में खानदान में है, उसका स्वरूप आज भी हमें दिखाई देता है। और इस तरह से हम लोग समय समय पर हम लोग नहीं, साथ समुदाय के लोग चित्रांश नहीं नहीं, आज राजेंद्र जयंती के अवसर पर इन्हें याद किया जाता है। हाँ, कभी कभी भुला दिया जाता है। भुलाया कब जाता है? संविधान दिवस अभी मना है 26 नवंबर। संविधान दिवस उसके समिति के जो अध्यक्ष थे, और कहा भी जाता है कि एक बार उसकी पांडुलिपि जो लिखी गई थी वह कहीं गुम हो गई और इन्होंने अपने कंठस्थ मुजबानी जो कहा जाता है इसे, उसको फिर डिक्टेट करा दिया। लेकिन ठीक है, किसी को श्रेय दूसरे को, हम चित्रांशों का या शुरू से प्रकृति ने दे दिया है कि आप श्रेय दूसरे को देते रहिए, लेकिन वहां इनको भी याद करना आवश्यक हो जाता है संविधान दिवस में कि, लेकिन इन्हें उस समय भुला दिया जाता है। ये बेसब्ज बात नहीं है, हर साल की बात है। संविधान दिवस मनाया जाता है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं दिखाई नहीं देते। यह हम लोगों के लिए थोड़ा सा सोचनीय विषय बन जाता है। यह इसके लिए नहीं, यह सिर्फ हम लोग के परिवार के, हम लोग के पूर्वजों के परिवार के या कायस्थ के, एक देश के लिए जो इन्होंने दिया, या आज भी इनके प्रेरणा से जो बातें हम देखने को मिलती है, उस पर हमें गौर करने की बात है। आइए मनीष जी, आइए। इस तरह से बहुत सारी बातें लगभग इनके बारे में सारे लोग जानते भी हैं, और दूसरे को या इनके जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर याद करते हैं। इसमें यह होता है कि हम जो इनसे प्रेरणा लेते हैं, अपने परिवार में भी, अपने भावी पीढ़ी को भी, बच्चों को, अब वह समय खत्म हो गया जब भी दादी नानी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, फिर भी अभी भी हम अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं
तभी इनके पथों पर चल सकते हैं, इनके आदर्शों को अपना सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को उस पर चलने के लिए कह सकते हैं, बता सकते हैं, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि इनके प्रति होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साथी, आज का दिन बड़ा गौरवशाली है देश के इतिहास में कि हम जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जैसे वीर सपूत पैदा हुए हैं। इनका जन्म जो है जीरादेई छोटा सा गांव है वहां हुआ और एक महान विभूति के रूप में इनका जन्म हुआ, मतलब पैदा हुए। इनका नाम जो है संविधान के उसमें लिया जाता है, जबकि भीमराव अम्बेडकर का नाम है, जबकि संविधान के रचयिता ये भी थे, लेकिन इनका नाम जो है अब विलुप्त हो गया है और लोग लेते नहीं है। लेकिन ये संविधान के संरक्षक थे और एक छोटे से कस्बे से निकल करके और इतने बड़े ऊंचाई तक के गए, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए और जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और एक बार की बात है कि बहुत पहले की जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और ये राष्ट्रपति थे, तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। तो सोमनाथ मंदिर में नेहरू जी ने मना किया था कि आप मत जाइए, लेकिन ये उनका मतलब कॉर्डिनेट करके उनकी बात को ना मान करके ये सोमनाथ गए थे और उस उद्घाटन में सम्मिलित हुए थे। ये बहुत ही मतलब इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और इस तरह से हम लोग भूलते जा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो है इनको याद करने के लिए मतलब ताकि हमारी नई पीढ़ी जाने, इसलिए हम लोग ये मीटिंग रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। पहले अगर ये शिक्षित होता है तो वो परिवार से फिर वो जिले तक जाता है, जिले से वो अपने देश तक जाता है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना, तो इसकी शुरुआत तो फैमिली से ही होती है। तो हम लोग की सारी फैमिलियां हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पे अपना उसको उनकी सीख को लें और एक जो है इनको इतना अच्छा इन्होंने कार्य किया राष्ट्र के लिए कि इनको भारत रत्न का अवार्ड जो दिया गया, जो कि ये देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है।